नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो राज्यसभा। हम लोग किसे देख रहे होंगे तो वो राज्यसभा को देख रहे होंगे। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है भैया। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या है? 250 सदस्य होते हैं, लेकिन जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या को। हम्म संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड का एवं खा के क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से तथा राज्यों और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अनधिक प्रतिनिधियों यानी कुल 250 से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है। ये एक अनुच्छेद जो है 84 के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। क्या कहा है भैया? फिर से देखिए इसे, मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। अनुच्छेद 84 के अनुसार जो है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कैसे होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा और वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? चुने गए सदस्य करते हैं। ठीक है भैया। अनुच्छेद 85 के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीतियों से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित होगी। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार कहा गया है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। ठीक है, विहित करे। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कैसे ऑप्शन, मतलब 2-3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। मनोनीत भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न की जो व्याख्या है वो ऊपर देखेंगे। ठीक है। ऊपर दिया था, हम लोगों ने व्याख्या अच्छे तरीके से पढ़ा है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। क्या? राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा क्या है? तो एक प्रकार का ये अस्थायी सदन है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(a) के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। ठीक है। ये जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में, मतलब ऑप्शंस क्या कथन में ऐसे करके दे देता है कि राज्यसभा का विघटन होता है या नहीं होता है, या राज्यसभा का विघटन होता है या सॉरी लोकसभा का विघटन होता है या नहीं होता। तो उसमें से क्या हो जाएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष बाद सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्या होता है भैया, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भंग ही नहीं किया जा सकता, तो अधिकार किसके पास होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है,
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है? चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे। अनुच्छेद 109 एक के अनुसार धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 2 के में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों के भीतर सिफारिशों सहित लोकसभा में वापसी करना होगा। ठीक है? क्या है कि राज्यसभा को जो धन विधेयक होगा वो 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित लोकसभा में वापस करना पड़ेगा। ठीक है? लोकसभा जो है राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या है? बाध्य नहीं होता। ठीक है भैया? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखने रखिएगा। ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। विधान संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किन अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 352 में किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। किसमें किया गया है? कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में? 352 के अनुच्छेद खंड ख में किया गया। ठीक है? इसके आगे है, इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ये भैया उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान से दिया जाता है। ठीक है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया। कहाँ किया गया भैया? कि जो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण कहाँ किया गया? संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है? चलिए इससे आगे देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? वह दिन जब संसद का कोई कार्य नहीं होता है, लंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, या फिर और देखते हैं, या प्रश्न उत्तर काल। तो इसमें से भैया अगर देखा जाए तो वह दिन जब संसद का कोई कार्य नहीं था, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है? क्योंकि क्या होता है जब सभा की शुरुआत सभा द्वारा शुरू करने से पहले जो समय होता है वो हमारा शून्यकाल होता है। ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक ऑप्शन ई होगा इसमें कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया? तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे, अभी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। प्रश्नकाल तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम क्या होता है? शून्यकाल होता है। किसे कहते हैं? विषय देखिए इसे। सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम क्या होता है? तो शून्यकाल होता है, जो कि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले में उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। ठीक है? संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो है वो शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है? चलिए इसके आगे देखेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है। स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करना होता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें भैया कोई तो सही नहीं लग रहा है ना? चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे तभी पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है? चलिए यह प्रश्न भारतीय संसद विधानमंडल की प्रमुख प्रक्रियाओं यानी आह्वान, स्थगन, सत्रावसान, विघटन से संबंधित है। इस प्रश्न के हिंदी संस्करण के अनुसार कथन 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 गलत है, ठीक है? तो ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया था इसमें। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, सभापति उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है? साथ ही स्थगन जो है, स्थगन के द्वारा सदन के निश्चित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। इससे सत्र या अंतः या सत्रावसान नहीं होता। वस्तुतः सत्रावसान जो है से सत्र का अंत होता है, ठीक है? नोट में अगर देखें तो प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में कथन 2 में दिया गया कि प्रोरोगेशन एंड्स एंड सेशन, अर्थात सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, जो कि सही है, ठीक है? तो अंग्रेजी संस्करण के अनुसार देखिए तो विकल्प डी हमारा सही होगा, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हों। तो ये भैया ठीक है। ऑप्शन सिर्फ चौथा इसमें हमारा सही हो जाता है, ठीक है? तो इसमें से केवल 4 हमारा सही है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है? तो संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है भैया? तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है? अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है, धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए प्रभावी नहीं होता है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद जो 118(4) है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर उस समय अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसमें क्या होगा कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है? तथा यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत वही वही उपसभापति होते हैं, ठीक है? संयुक्त बैठक का आयोजन अनुच्छेद 118(3) के अधीन बनाए गए संयुक्त बैठक के नियमों से संचालित होता है, ठीक है भैया? संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल संख्याओं का 10वां भाग होता है, मतलब 1/10 भाग को क्या कहते हैं? गणपूर्ति कोरम, ठीक है? राष्ट्रपति के अनुसार कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो 2 और 12। दो किसके लिए? लोकसभा के लिए, और 12 राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। किस किस क्षेत्र से मनोनीत करता है? संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत, किसके तहत? 180 के तहत राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान,
कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित करता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या है कि जो राष्ट्रपति है, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नियुक्ति करता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प जो बी था। तथापि संविधान 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने 25 जनवरी 2020 के पश्चात अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है तथा अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए ही 12 सदस्यों का नामांकन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, तो वो है 12। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो वो है भैया राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, तो राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत है, तो 123 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद के तहत, 123 अनुच्छेद के तहत जो है संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। हम देखेंगे संसदीय समिति। किसे देख रहे होंगे भैया, तो हम संसदीय समिति को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य क्या है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इस प्रस्ताव के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। संसद की अनुमति इसे प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से भैया दोनों ये और ये दोनों सही है। ठीक है भैया, दोनों कथन जो है सही है, ये दोनों गलत है। इसमें 2 कथन सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विधि में स्पष्ट अंतर है। निंदा प्रस्ताव के कारणों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव के लिए लीफ ऑफ द हाउस यानी सदन की अनुमति की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यात्मक दृष्टि से बी और डी दोनों सही है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा ही दिया, डिलीट ही कर दिया है। ठीक है, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान बना है तो वो किससे बना है, किसके लिए बना है, तो बजट के लिए। किसके लिए, बजट के लिए बना है। ठीक है भैया, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। विनियोग विधेयक को पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई भी रकम निकाली जा सकती है। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तभी संचित निधि से आप कोई धन निकाल सकते हैं। ठीक है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और कोई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारणों से विनियोग विधेयक पारित होने के पहले ही रुपए की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116(1) का के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 116(1) के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सकता है सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर करने के लिए। ठीक है, अगर हमें पहले आवश्यकता पड़ जाती है पैसों की तो। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों के में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो लोकसभा कोर्ट ऑफ क्रेडिट के अनुदान में कोड ऑफ क्रेडिट के रूप में अनुदान देती है। ठीक है, तथा संसद कानून द्वारा निकासी अधिकृत करती है। ठीक है भैया, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो करती है लोकसभा स्पीकर के पास। किसके पास, लोकसभा स्पीकर के पास करती है। ठीक है भैया, चलिए लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में लोकसभा के प्रस्तुत करती है, लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक सदस्य संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। ठीक है, यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश भी करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। ठीक है भैया, समानता क्या है कि विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा जो है वो वर्ष 1967 से है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी की जाती है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति। तो इसमें से बी ऑप्शन ही सही है भैया। आगे पढ़ने की ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन बी ही सही है कि अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके व्याख्या को देखेंगे। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति की कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद या द्वारा योजन के माध्यम से नियम विनिमय, उप विनिमय योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप में प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है जिसमें संबंधित सदन में 15 सदस्य यथा स्थिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संसदीय अधिनियम। किसे देखेंगे? संसदीय अधिनियम को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? तो 2017 में। कब भैया? 2017 में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। सायरा बानो बनाम संघ भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा यानी तलाक-ए-बिद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक ठहराया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह का संरक्षण अधिनियम यानी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा 3 बार तलाक कहने जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं के आधार पर तत्काल तलाक को विधिक रूप से अमान्य और गैरकानूनी बना दिया। ठीक है, ठीक है भैया। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से भैया जिला कोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में से एक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ई हमारा सही जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखेंगे। ठीक है,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला आयोग का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग का गठन कर सकती है। इस जिला आयोग में एक अध्यक्ष यानी योग्यता जो है जिला जज की होनी चाहिए, ठीक है? एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 1 महिला सदस्य या आवश्यक अध्यक्ष आवश्यक दोनों कम से कम की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां सेवाओं, वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक ना हो, ठीक है? तो कल से जो हमारा है भैया सर्वोच्च न्यायालय कल हम लोग देखेंगे, ठीक है? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा करा नहीं पा रही हूँ, ठीक है भैया? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा 2 से 3 बार, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।